नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका यहाँ पे। तो आज के सेशन में मैं आपको कराने वाला हूँ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं ईशॉप। इसके सारे रिवीजन कराऊंगा मैं। जनरल एंट्रीज क्या होती है, ईशॉप क्या होता है, कुछ रिलेवेंट टर्म्स होते हैं वो क्या होता है। फिर इसके अंदर दो सेटलमेंट प्रोसेस होते हैं, एक इक्विटी सेटल्स होता है, एक कैश सेटल होता है। ये दोनों चीजें मैं आपको ये वाले सेशन में कवर करा दूंगा, सो दैट आपका ईशॉप का रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। आइए शुरू करें। चलो, सो लेट्स लर्न एंड लेट्स स्टार्ट। देख लेते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं ई सॉप। ये क्या होता है, एक सिंपल वर्ड में बताऊं कि जो भी हमारे कंपनीज के एम्प्लॉयज होते हैं ना, उनको हमें पे देना है, ठीक है, बट इन टॉप नॉट इन टर्म्स ऑफ कैश। हम लोगों को क्या बोलते हैं, आप अपने सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो ना, तो एक तरह से आपके सर्विस प्रोवाइड करने से तो हमारी कंपनी बढ़ रही है। तो जो कंपनीज होते हैं ना, वो क्या करते हैं, एम्प्लॉयज को शेयर देते हैं विद इन कंसेशनल रेट। ओके, तो इसी के चक्कर में ये सारा चैप्टर आ जाता है आपका कि एम्प्लॉय को अगर आप कभी शेयर देते हो, उसकी अकाउंटिंग एंट्री कैसे करें, उसके खर्चों का रिकग्निशन कैसे करें, कुछ पैसे बच जाए तो उसका क्या करें, ये सारी चीजें यहाँ पे आती है। तो स्टार्ट करते हैं। ESOP means a scheme under which the company grant option, यानी कंपनी ऑप्शन देती है, a right but not an obligation to an employee to apply for shares of the company at a predetermined price। predetermined price यानी पहले से एक प्राइस तय की होती है, स्टैब्लिश की हुई होती है, उस प्राइस पे उसको देना होता है, जिसको को बोलते हैं हम लोग एक्सरसाइज प्राइस। अब ये एक राइट होता है, ऑब्लिगेशन नहीं होता। मतलब अगर एक कंपनी है किसी एम्प्लॉय को ऑप्शन देती है कि क्या आपको हमारे कंपनी के शेयर खरीदने हैं, तो ये एम्प्लॉय के पास हक है, अगर उसे खरीदना है खरीद सकता है, नहीं खरीदना वो नहीं खरीद सकता। कंपनी उसको जबरदस्ती नहीं कर सकती कि आपको तो खरीदना ही पड़ेगा क्योंकि हमने आपको ऑप्शन दिया है। आगे देख लो, द राइट इज एक्सरसाइजेबल बाय द एम्प्लॉय, और जो भी राइट है वो एम्प्लॉय ही एक्सरसाइज करेगा ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड पीरियड। अब एक स्पेसिफाइड पीरियड होता है 3 साल का, 2 साल का, 1 साल का, वो स्पेसिफाइड पीरियड में उसको राइट को एक्सरसाइज करना होता है। आगे देख लो, द प्राइस में बी डिटरमाइंड और फिक्स। जो भी प्राइस है वो या तो डिटरमाइनेबल होगा या तो फिक्स्ड होगा। जर्नली जो होता है वो लोअर होता है, जनरली इट इज अ लोअर देन द प्रीवेलिंग मार्केट प्राइस ऑफ इट शेयर। मतलब मान लो जो कंपनी है, उस कंपनी का मार्केट में शेयर प्राइस चल रहा है 100 रुपीज, और आप एम्प्लॉय के पास जाके कहते हो कि मेरे कंपनी के शेयर ले लो, हम आपको 150 रुपीज में दोगे, तो वो पागल है क्या जो लेगा? वो बोलेगा मैं जाके मार्केट से नहीं खरीद लूं 100 रुपए में, क्यों मैं आपके पास आके 150 में खरीदूं? अगर कंपनी ने बोला ठीक है 50 रुपीज में ले लो, तो ये कंसेशनल रेट पे हम उसको दे रहे हैं। तो ऑलवेज आपको याद रखना है, जो भी एक्सरसाइज प्राइस होगी एम्प्लॉयज के लिए, वो ऑलवेज मार्केट के प्राइस से कम होता है। ठीक है, समझा ये चीज आपको? डन। अब ये एक छोटा सा एग्जांपल है, इससे आपको थोड़ा चैप्टर का ग्लांस मिलना चालू होगा। जैसे मान लो एक टाइमलाइन मैंने बना रहा हूं। एग्जांपल, 1 अप्रैल 2022 को ऑफर किया गया, कंपनी ने एम्प्लॉय को ऑफर किया, और वेस्टिंग का पीरियड रखा 3 साल। यानी अगर एम्प्लॉय 3 साल तक उस कंपनी में रहता है तब उसे वो शेयर्स मिलेंगे ईसॉप वाले। और एक्सरसाइज पीरियड रखा 6 महीना, यानी 3 साल उसको रुकना है, वो एलिजिबल हो जाएगा शेयर्स के लिए, और आने वाले 6 महीने में वो शेयर्स को एक्सरसाइज कर सकता है। तो आपको हमेशा जब भी ईसॉप का क्वेश्चन आए ना, आपको ये वाला डायग्राम बना लेना है, ये टाइमलाइन आपको बना लेनी है, जिसके अंदर आपको ये पता चल जाएगा कि कब ऑफर डेट थी, कब वेस्टिंग पीरियड था, कब एक्सरसाइज पीरियड था, क्या वेस्टिंग कंडीशन थी, क्या रेट था, ये सारी चीजें। जैसे मैंने ये टाइमलाइन, मैंने इस इंफॉर्मेशन को क्या किया, इस टाइमलाइन में तब्दील कर दिया, यानी बदल दिया, कन्वर्ट। देखो ये मैंने टाइमलाइन बनाई, मैंने बोला 1 अप्रैल 2022 को ईसॉप की ऑफर डेट थी, यहां से लेके यहां तक, यानी 1 अप्रैल 2022 से अगर आप 3 साल जाओगे तो आपको 31 मार्च 2025 मिलेगा। वो होगी मेरी स्पेसिफाइड पीरियड कि अगर अगर मेरा एम्प्लॉय इतना काम करता है तो उसको मुझे देना पड़ेगा। तो अगर वो 3 साल के लिए काम कर रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं वेस्टिंग पीरियड, क्या बोलते हैं, वेस्टिंग पीरियड। जैसे ही स्पेसिफाइड पीरियड खत्म होता है, उसका एक्सरसाइज पीरियड चालू होता है, और एक्सरसाइज पीरियड चालू होगा तो जितने नंबर ऑफ शेयर, जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आएंगे शेयर को एक्सरसाइज करेंगे, उनको हम शेयर दे देते हैं, बाकियों को हम नहीं देते। ईसॉप का साइकिल होता है, पहले ग्रांट होगा, फिर वेस्ट होगा। वेस्ट कब होगा, जब एम्प्लॉय कंडीशन को फुलफिल करेगा, फिर एम्प्लॉय एक्सरसाइज करेगा, और बाद में अगर एम्प्लॉय चाहे तो उसे बेच भी सकता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स वो देख लो। ग्रांट, ग्रांट का मतलब यही होता है कि एम्प्लॉयज को ऑप्शन दे रहे हैं एक्सरसाइज करने का। ग्रांट डेट होती है, जैसे ये वाले एग्जांपल के अंदर 1 अप्रैल 2022 ग्रांट डेट हो गई,
वेस्टिंग क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस गिव राइट टू एम्प्लॉय टू अप्लाई फॉर शेयर्स ऑफ द कंपनी, एंड वेस्टिंग डेट इट इज द डेट ऑन विच एम्प्लॉय बिकम एंटाइटल्ड टू अप्लाई फॉर शेयर्स वंस ही हैज सेटिस्फाइड द वेस्टिंग कंडीशन। तो वेस्टिंग के अंदर क्या होता है? हम लोग एम्प्लॉय को ऑप्शन देते हैं, आप शेयर को चाहिए तो आप ये वाला ऑप्शन ले सकते हो। ये कब होता है? जब एक एम्प्लॉय हायर होता है ना कंपनी के अंदर, उसी टाइम पर उसको पूछा जाता है कि आपको ESOP चाहिए क्या, तो बोलता है हाँ मुझे चाहिए, ठीक है, तो आपको 3 साल काम करना पड़ेगा। तो जो वेस्टिंग कंडीशन होती है 3 साल की, जैसी खत्म होगी वो ले सकता है शेयर। वेस्टिंग पीरियड क्या होता है? जैसे 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, ये सारी चीजें, यानी इट इज नथिंग द पीरियड बिटवीन द ग्रांट डेट एंड डेट ऑन विच, जिस दिन उसका स्पेसिफाइड वेस्टिंग कंडीशन पूरा हो जाता है। एक्सरसाइज क्या होगा? इट मींस अप्लाई कर रहा है एम्प्लॉय शेयर्स के लिए। एक्सरसाइज पीरियड, यानी जैसे वेस्टिंग पीरियड खत्म होता है उसके बाद उसका एक्सरसाइज पीरियड चालू होता है। वो 6 महीना हो सकता है, 1 ईयर हो सकता है, 2 ईयर हो सकता है। क्वेश्चन में लिखा होगा, डोंट वरी, अगर नहीं लिखा होगा तो कोई बात नहीं। एक्सरसाइज प्राइस डे 1 पे उसे बताया जाता है कि आप ये जो शेयर एक्सरसाइज करने वाले उसकी प्राइस कितनी होने वाली है। और वैल्यू ऑफ ऑप्शन ये क्या होता है? ये होता है मार्केट में प्राइस चल रहा है 100 रुपीज, ठीक है, आपको जब कंपनी के शेयर खरीदने एज एन एम्प्लॉय, तो आपको एक्सरसाइज प्राइस दिया गया 50 रुपीज। तो बेनिफिट कितना हो रहा है? 50 रुपीज का। तो वो जो बेनिफिट अमाउंट है ना, वही होता है वैल्यू ऑफ ऑप्शन। समझा? तो इट इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन द मार्केट प्राइस एंड द इशू प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी, कि मार्केट में क्या प्राइस चल रही है और आपको हमने एज एन एम्प्लॉय आपको कितने पे वो शेयर करने एक्सरसाइज करने दिया, वो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वही होता है वैल्यू ऑफ ऑप्शन। और ये जो वैल्यू ऑफ ऑप्शन आता है, जो 50 रुपए का बेनिफिट एक एम्प्लॉय को हो रहा है, उसी 50 रुपए की अकाउंटिंग कंपनी करती है, क्योंकि वो उसको अपने जेब से देना होगा ना 50 रुपए का, इसके लिए। तो एग्जांपल देख लो, वैल्यू ऑफ ऑप्शन को आप दूसरे टर्मिनोलॉजीज में इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शन भी कहते हो, और इसको निकालने का फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस माइनस इशू प्राइस। आप इस इशू प्राइस को एक्सरसाइज प्राइस भी बोल सकते हो, ठीक है। एग्जांपल, मार्केट प्राइस 20 रुपीज है, इशू प्राइस 10 रुपीज है, तो वैल्यू ऑफ ऑप्शन कितना आएगा? वैल्यू ऑफ ऑप्शन आएगा 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10 रुपीज, ठीक है। यहां तक चीजें समझी। अब इसके कुछ कंडीशंस होते हैं, कंडीशन देख लो एक बार। A company issuing the option has to fulfill the following prescribed condition. पहला तो these shares are the same class और shares already issued। तो ये तो जो आपने ऑलरेडी इशू किया, जैसे आपने अगर इक्विटी दिया तो इक्विटी शेयर इशू कर देना, प्रेफरेंस दिया तो प्रेफरेंस शेयर इशू कर देना। ऐसा नहीं कि आपने इक्विटी शेयर इशू नहीं किया और आप प्रेफरेंस बांट रहे हो, ऐसा मत करना। मतलब आपने इक्विटी शेयर इशू नहीं किया और आप इक्विटी बांट रहे हो, वो वाली चीजें नहीं करनी। इट इज ऑथराइज्ड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन इसको ऑथराइज करना चाहिए। तीसरी चीज लिखी गई है, द रेजोल्यूशन स्पेसिफाइज द नंबर। अब जो भी रेजोल्यूशन होगा उसमें ये वाली बातें लिखी होगी कि नंबर ऑफ शेयर कितना इशू कर रहे हैं, करंट मार्केट प्राइस क्या है, कंसीडरेशन क्या है, बदले में हम कितना पैसा ले रहे हैं एम्प्लॉय से, अगर कोई क्लास ऑफ, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये पर्टिकुलर ऑप्शन क्या किसी क्लास ऑफ डायरेक्टर को दे रहे हैं, क्या किसी क्लास ऑफ एम्प्लॉयज को दे रहे हैं, ब्लू कलर वालों को दे रहे हैं, व्हाइट कलर वाले को दे रहे हैं, वो चीजें भी आपको मेंशन करनी है। फिर नॉट लेस देन 1 ईयर हैज एट द डेट ऑफ इशू elapsed since the date on which company had commenced business। यानी ये बोल रहा है कि अगर धंधा अभी चालू हुआ है, ठीक है, तो कम से कम 1 साल तो रुको, फिर उसके बाद ESOP दो। तो नॉट लेस देन 1 ईयर हैज बीन, तो कम से कम 1 साल तो जाने दो, उसके बाद ESOP बांट लेना। एंड दिस शेयर्स आर इशूड इन अकॉर्डेंस विद सेबी रेगुलेशन। अगर आपकी कंपनी एक लिस्टेड कंपनी है तो आपको सेबी की बातें भी माननी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, ये 2-3 टर्मिनोलॉजी समझ लो। अगर मैं बोल रहा हूं वेस्टेड, वेस्टेड का मतलब क्या होगा? मींस एम्प्लॉइज हैज फुलफिल ओनली वेस्टिंग कंडीशन। यानी मैंने बोला उसको 3 साल काम करना है, 5 साल काम करना है, 7 साल काम करना है, तो वो उतने ईयर्स काम कर रहा है, उसी को मैं क्या बोलूंगा? इट इज वेस्टेड करके। अब मैं बोल रहा हूँ नॉट वेस्टेड या अनवेस्टेड। अगर टर्म ऐसा लिख के आ रहा है कि नॉट वेस्टेड एंड अनवेस्टेड, तो इसका मतलब क्या होगा? मींस एम्प्लॉय हैज नॉट फुलफिल द वेस्टिंग कंडीशन। मतलब एग्जांपल ले लो कि एम्प्लॉय आता है, उसके लिए वेस्टिंग कंडीशन रखी होती है 3 इयर्स की, अब वो एम्प्लॉय 2 इयर्स में छोड़ के चल जाता है, तो क्या उसने वेस्टिंग कंडीशन को फुलफिल किया? नहीं किया। तो उस केस में जो ऑप्शन उसको मिलने वाले थे हम लोग उसको हटा देते हैं। एंड लास्ट चीज इज लैप्स्ड। लैप्स्ड का मतलब चला गया, कैंसिल हो गया, मींस ऑप्शन गिवन टू एम्प्लॉइज कैंसिल। तो लैप्स का मतलब होता है जो भी ऑप्शन हम लोग ने एम्प्लॉइज को दिए थे वो क्या हो गया? कैंसिल हो गया। क्या हो गया? वो कैंसिल। आगे देख लो। अब इस केस में क्या होता है ना, 2 तरह के ऑप्शन होते हैं, एक होता है वेस्ट इमीडिएटली, दूसरा होता है अनवेस्ट इमीडिएटली। क्या होता है? वेस्ट इमीडिएटली और दूसरा होता है वेस्ट इमीडिएटली। एक होता है वेस्ट इमीडिएटली और दूसरा होता है नॉट वेस्ट इमीडिएटली। तो जो वेस्ट इमीडिएटली का मतलब क्या होता है?
कि कंपनी ने एम्प्लॉय को ऑप्शन दिया और एक अकाउंटिंग पीरियड में यानी विद इन 1 ईयर वो ऑप्शन एम्प्लॉय ने एक्सरसाइज कर लिया, उसको हम लोग बोलते हैं वेस्ट इमीडिएटली। दूसरा होता है नॉट वेस्ट इमीडिएटली, यानी हम लोग ने एम्प्लॉय को ऑप्शन दिया बट वो जो ऑप्शन है वो 3 साल 4 साल वेस्टिंग कंडीशन के साथ दिया, तो उसकी जो अकाउंटिंग होगी वो एक अकाउंटिंग ईयर में कंप्लीट नहीं होगी। ऑप्शन सबसे पहले एम्प्लॉय क्या करेगा, 3 साल काम करेगा कंपनी में या फिर 2 साल काम करेगा, उसके बाद वो ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन एक्सरसाइज का पीरियड है वो विद इन 1 ईयर नहीं है, एक्सरसाइज का वेस्टिंग पीरियड के बाद नहीं। जो प्रॉपर ऑप्शन दिया है ना वो प्रॉपर ऑप्शन 1 साल के अंदर खत्म नहीं होने वाला, वो चलने वाला है 2-3 साल तक, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉट वेस्ट इमीडिएटली। तो जो वेस्ट इमीडिएटली है उसकी एंट्री थोड़ी अलग होती है और जो नॉट वेस्ट इमीडिएटली है उसकी एंट्री अलग होती है। देखो जब मैं बात करूंगा वेस्ट इमीडिएटली की, तो वेस्ट इमीडिएटली में ना हम लोग एक अकाउंट क्रिएट करते हैं जिसको बोला जाता है एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट। क्या बोला जाता है, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट। अब यहाँ पे ना जो वैल्यू ऑफ ऑप्शन आ रहा था, देखो यहाँ पे वैल्यू ऑफ ऑप्शन आ रहा था 10 रुपया। अब बताओ ये 10 रुपया कंपनी के लिए प्रॉफिट है कि लॉस है, खुद सोचो जरा। 20 रुपया मार्केट में प्राइस चल रही है, मैं एम्प्लॉय को बुला रहा हूँ, बोलो इधर आओ 10 रुपए में मेरे शेयर खरीद लो। यानी अगर ये सेम शेयर मैं मार्केट में किसी को बेचूं तो मुझे कितने रुपए मिलेंगे, 20 रुपीज। बट मैं एम्प्लॉय को दे रहा हूँ तो मुझे कितना रुपया मिल रहा है, 10 रुपीज। यानी 10 रुपीज का मेरा तो लॉस हो रहा है ना, बट मुझे अकाउंटिंग एंट्री करते टाइम तो पूरा 20 रुपए का एंट्री दिखाना पड़ेगा। मुझे ऐसा ही दिखाना पड़ेगा कि मैंने मार्केट में इशू किया और मुझे 20 रुपया मिल रहा है, भले मुझे 10 रुपया मिल रहा है। तो वो 10 रुपए का क्या करूं मैं, वो 10 रुपए का आपको अपने बुक में प्रॉफिट एंड लॉस बुक करना पड़ेगा, यानी पीएनएल में लेके जाओगे। ये तरह का लॉस है जिसकी एंट्री पीएनएल से होती है, बट ऐसे डायरेक्टली हम लोग पीएनएल अकाउंट को डेबिट नहीं कर सकते, उसके लिए अकाउंट बनाया जाता है। तो जिस अकाउंट को हमें हिट करता है वो अकाउंट होता है हम लोग का एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट। कौन सा अकाउंट होता है, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट। तो देख लो, दिस अकाउंट इज क्रिएटेड फॉर रिकॉग्नाइज एक्सपेंस। तो जो भी खर्चा हो रहा है, जो वैल्यू ऑफ ऑप्शन आ रहा है उसके ऊपर जितना भी खर्चा बनेगा उस खर्चे को रिकॉग्नाइज करने के लिए एवरी ईयर फॉर ईसॉप, ईसॉप के लिए जो भी खर्चा बना, अब ईसॉप का खर्चा क्या हुआ, वही हुआ ना वैल्यू ऑफ ऑप्शन, जो हम लोग उसको डिस्काउंट में दे रहे हैं जितना वैल्यू हमको आ रहा है। और इट इज एन एक्सपेंस अकाउंट, ये एक तरह का एक्सपेंस अकाउंट होता है। इसके लिए हम लोग इसको कहाँ पे दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। अब एक और अकाउंट क्रिएट होता है जिसका नाम होता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, जिसको हम लोग बोलते हैं ESW अकाउंट। इसका रिलेवेंस क्या होता है देख लो, ये आता है नॉट वेस्ट इमीडिएटली के केस में। जैसे अगर मैं बोलूं एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट, इसमें तो मैंने खर्चे बुक कर लिया, ठीक है, बट क्या ये ईयर 1 में ही एक्सरसाइज कर लेते हैं क्या, नॉट वेस्टेड में, नॉट वेस्टेड वाले में 1 साल में खत्म नहीं होता। तो ये जो पैसा होता है ना ये हम लोग ट्रांसफर कर लेते हैं ESW यानी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, और इसकी एक लायबिलिटी क्रिएट करते जाते हैं। यहाँ से पैसा डेबिट किया, इसको उठा के डाल दिया ESW में, फिर नेक्स्ट ईयर पैसा डेबिट किया, फिर उठा के डाल दिया ESW में। अपना ESW बढ़ते रहता है बढ़ते रहता है, और जब सामने वाला पर्सन ऑप्शन को एक्सरसाइज करता है तो हम लोग क्या करते हैं, ये वाले अकाउंट को यूज करके पैसा पे कर देते हैं यानी सेट ऑफ कर देते हैं। दैट्स इट, यही होता है। इसलिए हम लोग ESW अकाउंट क्रिएट करते हैं। ESW अकाउंट सिर्फ नॉट वेस्ट इमीडिएटली के केस में ही अराइज होता है, वेस्ट इमीडिएटली के केस में कोई भी ESW अकाउंट अराइज नहीं होगा। देख लो ESW अकाउंट, ESW account, this account is created for the purpose of ESOP and it is the liability account, ये एक तरह का liability account होता है, and we use this account at the time when employee exercise their option appear under balance sheet, ये आपको balance sheet में मिलेगा under a separate heading share capital and reserve surplus के अंदर। उसके बाद we create this account only when not vest immediately question is given करके। अब हम लोग अकाउंटिंग एंट्रीज की तरफ बढ़ते हैं कि अकाउंटिंग एंट्रीज क्या पास करेंगे। देखो अकाउंटिंग फॉर ESOP केस नंबर 1, अगर आपका वेस्टिंग पीरियड इज नॉट मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड, अगर वेस्टिंग पीरियड एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा नहीं है तो यानी वेस्ट इमीडिएटली है, उस केस में जब आप शेयर इशू करोगे तो सेम एंट्री, बैंक में पैसा आएगा, कौन सा पैसा आएगा, एक्सरसाइज प्राइस वाला, ठीक है। एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट करोगे, कौन से वाले अमाउंट से, वैल्यू ऑफ ऑप्शन से, आपको वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकालना पड़ेगा। वैल्यू ऑफ ऑप्शन कैसे निकलता है, मार्केट प्राइस माइनस क्या करते हैं हम लोग, एक्सरसाइज प्राइस, तो हमको क्या मिल जाता है, वैल्यू ऑफ ऑप्शन। तो नंबर ऑफ शेयर लिख देना, मल्टीप्लाई बाय एक्सरसाइज प्राइस करोगे बैंक में पैसा आएगा, नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ ऑप्शन करोगे तो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट करना, फिर इक्विटी शेयर कैपिटल फेस वैल्यू से जाएगा और जो भी सिक्योरिटीज प्रीमियम आएगा वो ले लेना, नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय
मार्केट प्राइस माइनस फेस वैल्यू। तो देखना मार्केट में क्या प्राइस चल रही है, माइनस करना फेस वैल्यू, तो जो अमाउंट आएगी वो यहाँ पे आएगी। अगर एक छोटा सा एग्जांपल देना तो चलो मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ। सपोज करो 10 रुपीज का फेस वैल्यू था, मार्केट में प्राइस इस पे चल रही है 100 रुपीज की मार्केट प्राइस है, ठीक है। ये मेरा क्या है, मार्केट प्राइस है, और मैंने एक्सरसाइज प्राइस रखी है एम्प्लॉय के लिए 40 रुपीज। तो यहाँ पे मेरा वैल्यू ऑफ ऑप्शन कितना आएगा, वैल्यू ऑफ ऑप्शन आएगा 100 माइनस 40। तो यहाँ पे मेरा एक्सरसाइज प्राइस में कितना आएगा 40, सॉरी 60 आएगा, वैल्यू ऑफ ऑप्शन 60, वैल्यू ऑफ ऑप्शन में आ जाएगा 60, और फेस वैल्यू मेरा 10, और यहाँ पे मार्केट प्राइस माइनस फेस वैल्यू, मार्केट प्राइस 100 है, फेस वैल्यू 10 है, इसका आंसर आ जाएगा 90, ऐसे करके। और नंबर ऑफ शेयर तो कॉमन होते हुए जैसे आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये चीज समझिए आपको, बहुत बढ़िया। अब आगे देख लो। देखो देखो देखो, अब क्या करेंगे, ये जो इम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट है ये पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे, तो पीएनएल डेबिट होगा और इम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट होगा, और ये अकाउंट खत्म हो जाएगा। तो ट्रांसफर एंट्री ऑफ ईसीई अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ईसीई एक्सपेंस, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट, और अमाउंट आएगा फ्रॉम वर्किंग नोट, वर्किंग नोट से निकालोगे रिफंड, यानी यही जो वर्किंग नोट का अमाउंट था ये वाला अमाउंट, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं केस नंबर 2 की तरफ। केस नंबर 2, व्हेन वेस्टिंग पीरियड इज मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, अगर आपका वेस्टिंग पीरियड एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा है, यानी नॉट वेस्ट इमीडिएटली वाला क्वेश्चन। तो एकदम सिंपल, सबसे पहले खर्चे को रिकॉग्नाइज करेंगे। खर्चे को रिकॉग्नाइज करने का एंट्री क्या होगा, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, यानी खर्चा डेबिट किया और ये पैसा डाल दिया हम लोग ने एक लायबिलिटी अकाउंट में, क्योंकि एक साल में तो होने वाला है नहीं, 2-3 साल तक चलेगा। तो जब 2-3 साल तक चलेगा तो एक लायबिलिटी क्रिएट करके रखनी पड़ेगी। तो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट करेंगे तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट में डालेंगे, और ये अमाउंट कहां से आएगी, वर्किंग नोट। अभी एक वर्किंग नोट बनती है, वर्किंग नोट, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जब भी आपको ईसॉप का क्वेश्चन आता है आपको एक वर्किंग नोट बनानी पड़ती है, और वर्किंग नोट से इसके अमाउंट आपको डिराइव होकर मिल जाते हैं। फिर बी, आप ट्रांसफर एंट्री करोगे, यानी जो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट है उसको ट्रांसफर करते हो पीएनएल में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट, ट्रांसफर कब तक करने वाला हो देख लो, रिपीट करनी है दोनों एंट्री, यानी ए और बी की जो दोनों एंट्री है, रिपीट दिस एंट्री एवरी ईयर टिल लास्ट डेट ऑफ वेस्टिंग पीरियड। तो ये एंट्री आपको हर अकाउंटिंग ईयर के एंड में, हर फाइनेंशियल ईयर के एंड में रिपीट करनी है। कौन सी, ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री, टिल द टाइम ऑफ वेस्टिंग पीरियड। अगर वेस्टिंग पीरियड 3 साल का है तो आपको 3 साल तक करना है, वेस्टिंग पीरियड 4 साल का आपको 4 साल तक करना है, ठीक है। ये बात समझिए आपको, डन। फिर सी पार्ट, ट्रांसफर एक्सेस अमाउंट रिकॉग्नाइज्ड टू जर्नल रिजर्व। अब मान लो किसी साल में खर्चे आपने ज्यादा बुक कर लिए, ऐसा आपको ये कहां से पता चलेगा, आप एक स्टेटमेंट बनाओगे, तो स्टेटमेंट जब बनाओगे तो पता चलेगा ईयर 1 में खर्चा ठीक है, ईयर 2 में खर्चा ठीक है, ईयर 3 में मैंने ज्यादा खर्चा बुक कर लिया। तो जो एक्सेस खर्चा बुक किया ना वो पैसा हम लोग निकाल के कहां डाल देते, जर्नलिज्म में डाल देते। और यहाँ पे नोट, डोंट क्रिएट एक्सपेंस रिकॉग्निशन एंट्री एंड ट्रांसफर एंट्री। जब जिस ईयर में आपने खर्चा ज्यादा बुक कर दिया, आपको अगर एक्सेस अमाउंट दिख रहा है कि ऑलरेडी मेरे आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी में इतना अमाउंट होना चाहिए था बट मैंने ज्यादा डाल के रखा है, तो उस ईयर में आपको सिर्फ यही वाली एंट्री पास करनी है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू जर्नलिज्म अकाउंट। इस वाले केस में ये दो एंट्री पास करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तो इस वाले केस में ये दो एंट्री पास मत करना। उसके बाद जब आप शेयर इशू करोगे, शेयर इशू करने के टाइम पे बैंक अकाउंट डेबिट, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। समझा ये चीज, तो बैंक अकाउंट डेबिट, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, ये देखो इसको मैंने डेबिट किया, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, क्रेडिट कर रहा था, तो इसको मैंने डेबिट करके क्या किया, हटा दिया। बैंक में पैसा आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम आएगा। बस आपको यहाँ पे याद रखना है जितने नंबर ऑफ शेयर एक्सरसाइज होंगे आपको वो लेना है, मल्टीप्लाई बाय एक्सरसाइज प्राइस। फिर आउटस्टैंडिंग में भी नंबर ऑफ शेयर एक्सरसाइज मल्टीप्लाई बाय ऑप्शन ऑफ वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू एंड नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस माइनस फेस वैल्यू, ठीक है। ये हैशटैग का मतलब होता है नंबर ऑफ शेयर एक्सरसाइज। और लास्ट में अगर कोई बैलेंस आपका एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट में बच जाता है तो उस बैलेंस को आपको ट्रांसफर करना है जर्नल रिजर्व के अंदर। जर्नल रिजर्व में कैसे एंट्री ट्रांसफर करोगे, तो ये अकाउंट को डेबिट कर देना, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू जर्नल रिजर्व अकाउंट,
ठीक है, ट्रांसफर कर देना जो भी ESWM। अब एग्जाम में क्वेश्चन आया तो इक्विटी सेटल, अब हम लोग यहाँ पे देखो क्या दे रहे हैं, हम लोग यहाँ पे क्या दे रहे हैं, इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं, तो ये वाले क्वेश्चंस को बोला जाता है इक्विटी सेटल्ड वाले क्वेश्चन। क्या बोला जाता है, इक्विटी सेटल। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है, हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। पहला स्टेप 1 में वेस्टिंग पीरियड आइडेंटिफाई करना, स्टेप 2 में लाइन ड्रॉ करना, और लाइन ड्रॉ करने के साथ साथ ये चीजें लिखना, वेस्टिंग पीरियड कितना है, एक्सरसाइज पीरियड कितना है, प्लॉट करना डेट्स को, अकाउंटिंग ईयर के डेट्स को, नंबर ऑफ ऑप्शन वेस्ट कितने हैं, अनवेस्ट कितने हैं, लैप्स कितने हैं, ये सारा भी उसके साथ करना, एक्सरसाइज प्राइस कितना है, वेस्टिंग पीरियड बताओ, वैल्यू ऑफ ऑप्शन बताना, मार्केट प्राइस बताना, एक्सरसाइज प्राइस बताना, ये सारा चीजें लिख देना उस डायग्राम के अंदर। इतना सारा कैसे लिखेंगे, मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया है, मैं आपको वो क्वेश्चन में रिवाइज करा दूंगा ताकि आपको एक ग्लांस मिल जाए। स्टेप नंबर 3 में आप खर्चे रिकॉग्नाइज करना, खर्चे रिकॉग्नाइज करने का ये फॉर्मूला होता है, ध्यान देना, नंबर ऑफ ऑप्शन लेना माइनस ऑप्शन लैप्स्ड टिल डेट, अगर क्वेश्चन में लिखा है कि ये अनवेस्टेड ऑप्शन थे, लैप्स्ड हो गए, उसको माइनस कर देना, मल्टीप्लाई करना वैल्यू ऑफ ऑप्शन से, कि वैल्यू ऑफ ऑप्शन कितना आ रहा है, उसको डिवाइड करना टोटल वेस्टिंग पीरियड से, कि पूरे 4 साल का खर्चा इतना था, मल्टीप्लाई करना वेस्टिंग पीरियड, जैसे फॉर एग्जांपल 4 साल का अगर वेस्टिंग पीरियड है तो आपने टोटल खर्चा निकाला, उसको डिवाइड कर दिया इससे, अब आपको मिल जाएगा 1 साल का खर्चा, मतलब कितने 4 साल के खर्चे थे, फिर 4.5 साल के खर्चे थे, वो मुझे पता चल गया। जब आप डिवाइड करोगे ना तो आपको 1 साल का मिलेगा सब तकरीबन, या फिर 4.5 का जब डिवाइड करोगे तो आपको एक हिस्सा मिलेगा, उसको आपको मल्टीप्लाई करना है वेस्टिंग पीरियड कंप्लीटेड टिल डेट, कि आज तक इस अकाउंटिंग पीरियड तक मेरा वेस्टिंग पीरियड कितना कंप्लीट हुआ। एग्जांपल ले लो, अगर आपका 4.5 इयर्स का वेस्टिंग पीरियड था और आपने जो ऑप्शन ग्रांट किया वो 1 अक्टूबर 2021 को किया, ठीक है, अब आप खड़े हो 31 मार्च 2022 में, तो यहां तक अगर आप पीरियड देखोगे ना आपका 6 मंथ ही हुआ रहेगा, तो आपका वेस्टिंग पीरियड कंप्लीटेड टिल डेट कितना हुआ है, 0.5 ईयर्स हुआ है। तो उस केस में आप क्या करोगे पता है, आप यहाँ पे डिवाइड बाय 4.5 ईयर्स करोगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 0.5 करना, ठीक है, अगर 3 मंथ कंप्लीट हुआ है तो 0.25 करना। ये कैसे लिखेंगे सही, तो समझ रहे हैं, कुछ नहीं ना, वेस्टिंग पीरियड कंप्लीटेड टिल डेट 6/12 कर देना, कि 6 में 12 महीने तो 6 महीने कंप्लीट, तो इसका आंसर ऑटोमेटिकली 0.5 है। अगर 3 मंथ कंप्लीट हुआ है तो 3/12 करना, 9 मंथ कंप्लीट हुआ है तो 9/12 करना, ये सारी चीजें। तो यहाँ आप ईयर्स पे थोड़ा ध्यान देना, आधे से ज्यादा लोग ईयर्स की वजह से ही प्रॉब्लम में फंस रहे हैं, तो आपको ईयर्स पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है, समझ गए ये चीज। अब क्या करोगे, माइनस करना, ये खर्चे आपको पता चल गए, उसमें से आपको माइनस करना है एक्सपेंस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज, अगर आपने पहले कोई खर्चे रिकॉग्नाइज किए उसको माइनस कर देना, आपको उस करेंट ईयर का खर्चा पता चल जाएगा। अगर इसका आंसर पॉजिटिव आता है इसका मतलब आपको खर्चे रिकॉग्नाइज करना है, अगर माइनस करने के बाद अगर वहां पे नेगेटिव अमाउंट दिख रहा है और ये एक्सपेंस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज टिल डेट, ठीक है, एक्सपेंस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज टिल डेट, कि टिल डेट तक आपने कितना खर्चा रिकॉग्नाइज किया, ये कैसे पता चलेगा, आप नीचे एक स्टेटमेंट बनाते हो, स्टेटमेंट से आपको पता चलेगा। अगर ये अमाउंट पॉजिटिव आता है मतलब आपको और खर्चा रिकॉग्नाइज करना है, तो वो 2 एंट्री पार्ट्स पुट कर देना, अगर नेगेटिव आया मतलब आपको एक ही एंट्री मारनी है, ट्रांसफर करना है जनरल रिजर्व में, ये वाली एंट्री आपको पुट करनी है, ट्रांसफर एंट्री से पुट करनी है जनरल रिजर्व में, ठीक है। आगे देख लो, स्टेप नंबर 4 में प्रिपेयर करना है बैलेंस ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, यानी ये वाला, इसका जो आप खर्चे बुक करोगे उसका एक बैलेंस बना देना। फिर स्टेप नंबर 5 में नंबर ऑफ ऑप्शन कितने एक्सरसाइज है और लास्ट डे ड्यूरिंग एक्सरसाइज पीरियड, एक्सरसाइज पीरियड में देख लेना कितने नंबर ऑफ ऑप्शन लैप्स्ड हो गए और एक्सरसाइज है। स्टेप नंबर 6 में जर्नल एंट्री पास करना, और स्टेप नंबर 7 में अगर कोई पैसा बच गया तो उसको आपको जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना है। तो ये था आपका बेसिक, एकदम बेसिक इक्विटी शेयर वाला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन भी मैं आपको करवा देता हूं सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया। ये तो ये क्वेश्चन है, ठीक है, सब लोग ध्यान देना, एग्जाम का एक क्वेश्चन है। M2 Limited is a company and has an ESOP program for the following ESOP related exercise. Date 1 अप्रैल 2018 को 10,000 ऑप्शन ग्रांट किए, 400 उसकी प्राइस थी, ये ध्यान देना एक बार।
10,000 ऑप्शन वर ग्रांटेड एट ₹400। तो ये जो 400 ये आपकी एक्सरसाइज प्राइस है, ठीक है। व्हेन मार्केट प्राइस इज 1000, और ये मार्केट प्राइस दे दी आपको, मार्केट प्राइस कितनी दे दी 1000। चलो ये तो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इससे आपको एक चीज निकालना मिल सकता है, वैल्यू ऑफ ऑप्शन। तो जब आप इसका वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकालोगे तो वो होगा 1000 मल्टीप्लाई माइनस 400, यानी 600 इज नथिंग बट व्हाट, 600 इज नथिंग बट योर वैल्यू ऑफ ऑप्शन। आगे मैक्सिमम एक्सरसाइज पीरियड 1 ईयर, यानी इसने सामने से बता दिया एक्सरसाइज पीरियड आपको 1 साल का रखना है। 31 जून 2020 को 500 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स्ड हो गए, ठीक है। 31 जून 2020 को इतने ऑप्शन लैप्स्ड हो गए। 31 मार्च 2021 को 2000 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स्ड हो गए। 31 मार्च 2021 को इतने ऑप्शन लैप्स्ड हो गए, ठीक है। एंड 31 मार्च 2022 को 500 ऑप्शन लैप्स्ड हो गए, ठीक है। सब समझ रहा है, यानी 7000 ऑप्शन एक्सरसाइज हुए 31 मार्च 2021 को, ठीक है। यहां तक समझा। अगर आप देखोगे ना तो ये 2018 को था और यहाँ पे 2021 है, यानी समवेयर 19 20 21 3 साल का इसका वेस्टिंग पीरियड है। यहाँ पे लिखा भी है वेस्टिंग पीरियड वाज 3 इयर्स, यानी वेस्टिंग कंडीशन 3 साल की। अज्यूम करना है फेस वैल्यू 10 रुपए है, कंपनी फॉलो करती है अप्रैल से मार्च का कैलेंडर ईयर, और आपको पास करना है जर्नल एंट्रीज। ये क्वेश्चन था। अब इसका मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ, सॉल्यूशन देख लो। ये देखो, मैंने सबसे पहले क्या किया, टाइमलाइन ड्रॉ की। 1 अप्रैल 2018, देखो ये टाइमलाइन बनाई, और मैंने बताया वेस्टिंग पीरियड 3 साल की थी। अगर आप क्वेश्चन में जाओगे वेस्टिंग पीरियड 3 साल की थी, 3 इयर्स की है। एक्सेस, फिर मैंने बोला 1 अप्रैल 2018 को ऑप्शन 10,000 थे, एक्सरसाइज प्राइस 400 थी, मार्केट की प्राइस 1000 थी, तो मैंने वैल्यू ऑफ ऑप्शन भी निकाल दिया 600 का, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ईच फाइनेंशियल ईयर पे आता हूँ कि 2018 खत्म होगा 31 मार्च 2019 को, और 31 मार्च 2019 खत्म, अगले साल खत्म होगा 31 मार्च 2020 को, और उसके बाद ये खत्म होगा 31 मार्च 2021 को, यानी 3 साल मेरा खत्म होगा। और जैसे ये 3 साल खत्म होगा उसके बाद चालू होगा एक्सरसाइज पीरियड। अब एक्सरसाइज पीरियड में क्या बोला इसने कि एक्सरसाइज पीरियड के टाइम पे 2000, अब ये तो मैंने बना दिया वेस्टिंग पीरियड और एक्सरसाइज पीरियड। उसके बाद मैं लिखता हूं कि इस दिन, अब मैं देखता हूं कि क्या क्या डिटेल दिया। 31 जून 2021 को, यानी आप देखोगे 31 जून 2021 यहां कहीं तो आएगा, है ना। 31 जून 2021 कहीं ना कहीं तो यहाँ आएगा, यहीं पे आएगा। 2020 है तो 31 जून 2020 यहाँ कहीं तो आएगा। अगर आप देखोगे तो उस दिन 500 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स्ड हो गए, ठीक है। 31 मार्च को 2000 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स्ड होते हैं, एंड 31 मार्च सेम डे पे 7000 एक्सरसाइज होते हैं। तो मैंने ऐसे बना दिया कि 2000 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स्ड हो गए और 7000 अनवेस्टेड ऑप्शन एक्सरसाइज हो गए, ठीक है। और 31 मार्च 2022 को मेरे बच गए, इसमें से 500 बच गए। थोड़ा क्वेश्चन इसमें मॉडिफाई किया है मैंने, तो अब ये 1000 को इग्नोर करना, यहाँ पे 500 देखना। तो जो 500 ऑप्शन थे वो क्या हो गए, लैप्स्ड हो गए, यानी एक्सपायर हो गए। अब मुझे इसकी अकाउंटिंग एंट्री करनी है, तो मेरा ये बन गया लाइन। ये डायग्राम आपको एग्जाम में हमेशा बनाना है, क्योंकि आपको ओवरव्यू दे देगा। अब आप करोगे खर्चे को रिकॉग्नाइज। खर्चे को रिकॉग्नाइज करने के लिए मैंने फॉर्मूला क्या बनाया, ईच ईयर खर्चा रिकॉग्नाइज करना है। और अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो फॉर्मूला एकदम सिंपल था, नंबर ऑफ ऑप्शन लेना है, ऑप्शन लैप्स टिल डेट लेना है, टोटल वेस्टिंग पीरियड से फिर वैल्यू ऑफ ऑप्शन से उसको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है टोटल वेस्टिंग पीरियड से, और मल्टीप्लाई करना है कितना वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट हुआ है, उसमें से माइनस करना अगर ऑलरेडी रिकॉग्नाइज हुआ है। तो आप इस क्वेश्चन में अगर देखोगे तो मैंने लिखा 10,000 ऑप्शन थे। देखो डायग्राम पे जाओ, क्या 31 मार्च 2019 को कोई ऑप्शन लैप्स्ड हुआ है, नहीं, तो पूरा का पूरा ऑप्शन लेंगे, ऑप्शन कुछ लैप्स नहीं तो जीरो, तो 10,000 माइनस जीरो लिखो या 10,000 लिखो सेम होता है। 600 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि मेरा वैल्यू ऑफ ऑप्शन है, मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय 3 इयर्स। एक मिनट है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है, 3 इयर्स वेस्टिंग पीरियड था और 1 ईयर आपका क्या था, 1 साल खत्म हो गया। देखो यहां से लेकर आप अगर यहाँ तक का पीरियड देखोगे तो 1 साल खत्म हो गया, तो मैंने यहाँ पे 1 ईयर लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 600 एक अमाउंट आएगा, डिवाइड बाय 3 इयर्स मल्टीप्लाई बाय 1 ईयर करना, आपको आंसर आ जाएगा 20 लाख का अमाउंट। अब उसमें से माइनस करेंगे ऑलरेडी रिकॉग्नाइज, क्या कुछ इसके पहले मैंने कुछ रिकॉग्नाइज किया क्या खर्चा, नहीं रिकॉग्नाइज किया, तो आंसर आएगा 0। तो दिस माइनस 0 करोगे, आंसर आपका 20 लाख आया।
और ये जो 20 लाख आया ना ये पॉजिटिव में आया, तो पॉजिटिव आया मतलब इसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, ये एक्सपेंस रिकॉग्निशन होगा। फिर मैं यहाँ का जैसे काम होता है, मैं ईयर 2 के एंड में पहुंचता हूँ, और ईयर 2 के एंड में भी अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे भी कोई ऑप्शन लैप्स्ड नहीं हुआ है। तो जब लैप्स्ड नहीं हुआ है तो ईयर 2 के एंड में पहुंचा। अब देखो यहाँ पे 1000 ऑप्शन है कि 10,000 ऑप्शन है? 10,000 ऑप्शन है, 10,000। एक मिनट रुको, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 600 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, राइट। चलो, तो 10,000 ऑप्शंस, 10,000 ऑप्शंस मल्टीप्लाई बाय 600 वैल्यू ऑफ ऑप्शन, क्योंकि 10,000 माइनस कुछ लैब्स हुआ नहीं है तो 10,000 माइनस 0 लिखो या 10,000 लिखो, दोनों सेम होता है। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 600 डिवाइड बाय 300, 3 इयर्स मल्टीप्लाई बाय 2 इयर्स, क्योंकि आप देखोगे यहां से लेके यहां तक कितना साल हो गए, पीरियड कितना कवर हो गया, 2 इयर्स का। इसके लिए यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 2 इयर्स। और अगर हम लोग इस पूरे को सॉल्व करें तो आंसर आएगा 40 लाख। अब जब ये एक्सपेंस आप रिकॉग्नाइज करो ना, एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करते करते ना आप नीचे जाके एक स्टेटमेंट भी बनाया करो। ये स्टेटमेंट भी आपको बनाना है, देखो कैसे बनाना है। अमाउंट लिखना है, क्यूमुलेटिव लिखना है, ईयर लिखना है, डेट लिखना है कि आपने इस दिन पे कितना खर्चा किया, 20 लाख का एक्सपेंस रिकॉग्नाइज किया, और इस 20 लाख का अगर क्यूमुलेटिव करोगे तो यहाँ पे 20 लाख आएगा। अब जब यहाँ पे आते हो ना आप ऑलरेडी रिकॉग्नाइज करके, ये देखो ऑलरेडी रिकॉग्नाइज, तो यहाँ पे ना स्टेटमेंट से जाके क्यूमुलेटिव वाला अमाउंट उठाया करो कि इस ईयर तक क्यूमुलेटिव कितना हुआ, 20 लाख। तो आओ यहाँ पे 20 लाख लिखो, माइनस करो, तो देखो ये अमाउंट पॉजिटिव आया, यानी मेरे को 20 लाख और रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, तो ये 20 लाख का खर्चा भी रिकॉग्नाइज होगा। अब मैं आता हूँ ईयर 3 के एंड में। जब आप ईयर 3 के एंड में आओगे ना, जब आप ईयर 3 के एंड में आओगे, देखो ईयर 3 के एंड में आने से पहले यहां पे 500 ऑप्शन लैप्स्ड हो गए और यहां पे 2000 ऑप्शन लैप्स्ड हो गए, यानी कितने ऑप्शन टोटल लैप्स्ड हो गए, 2500। तो जब मैं यहां का खर्चा बुक करूंगा तो मैं लिखूंगा 10,000 माइनस 500 हटाऊंगा, माइनस 2000 हटाऊंगा, मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ ऑप्शन डिवाइड बाय 3, और यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक मेरे 3 साल कंप्लीट हो गए। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 3 इयर्स, तो देखो ऊपर भी हो गया 3 इयर्स और यहाँ पे भी हो गए 3 इयर्स। वायरस वायरस, यस। जब इस पूरे को मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर क्या आ गया, 45 लाख रुपीस। और मैं यहाँ पे जाके देखूंगा स्टेटमेंट में, ईयर 2 में मैंने 20 लाख खर्चा रिकॉग्नाइज किया था, यहाँ पे 20 लाख लिखेंगे, फिर दिस प्लस दिस करेंगे, तो 40 लाख का खर्चा अब तक मैंने रिकॉग्नाइज किया। 40 लाख का खर्चा रिकॉग्नाइज किया, वो ऑलरेडी रिकॉग्नाइज में से लेस किया, तो अमाउंट क्या आएगा, 5 लाख, और ये अमाउंट पॉजिटिव है, इस खर्चे को भी मैं क्या कर दूंगा, रिकॉग्नाइज करूंगा। बट सपोज करो ये सेम केस होता, चलो जब जर्नल एंट्री पास करेंगे ना तब मैं आपको उसके ऊपर लेके जाता हूँ, बट सपोज कर लो, चलो मैं यहीं पे बता देता हूँ। सपोज करो कि ये 45 लाख तो आया ना, जो मैंने टिल डेट अब तक जो खर्चे रिकॉग्नाइज किए, सपोज करना है, इट इज जस्ट एन एग्जांपल, वो 55 लाख रुपीस है, ठीक है। तो मैं जब 45 लाख में से 55 माइनस करूंगा ना, तो मेरा यहाँ पे जो आंसर आएगा ना, मेरा यहाँ पे जो आंसर आएगा वो ये नहीं आएगा, वो आएगा माइनस 10 लाख। अब ये जो मेरा माइनस 10 लाख आ रहा है, इसका मतलब मैंने एक्सेस खर्चा रिकॉर्ड किया, तो इस एक्सेस खर्चे को 10 लाख को आपको क्या करना पड़ेगा, जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो उस टाइम पे ना आप ये वाली एंट्री मारोगे, ये वाली एंट्री, सी वाली एंट्री, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू जर्नल रिजर्व, और ऊपर की 2 एंट्री उस ईयर में इग्नोर करोगे, ठीक है। इसका खर्चा तो 5 लाख ही है, तो मैं इसका 5 लाख 40 लाख है, जैसा था पहले जैसा वैसा बना देता हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब ईयर 3 में मैंने इतने खर्चे रिकॉग्नाइज कर दिए और ये आ गया 45 लाख। अब तक हम लोग के बैलेंस में 45 लाख रिकॉग्नाइज हो गया। अब मैं जाऊंगा जर्नल एंट्री करूंगा। जर्नल एंट्री देखो, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ M2 लिमिटेड 31 मार्च 2019 को। अब आपको ना ये वर्किंग नोट देख के बनाना है जर्नल एंट्री। यहाँ पे देखो एक्सपेंस रिकॉग्नाइज, 2 एंट्री हो गई, यहाँ पे भी एक्सपेंस रिकॉग्नाइज 2 एंट्री, यहाँ पे भी एक्सपेंस रिकॉग्नाइज 2 एंट्री। फिर इशू करेंगे, शेयर इशू करेंगे, देखो यहाँ पे 2 एंट्री, यहाँ पे 2 एंट्री, यहाँ पे 2 एंट्री, इशू करने की एंट्री मारेंगे, और लास्ट में जो लैप्स्ड हो गया उसको इग्नोर करेंगे, जो भी पैसा बच जाएगा वो डाल देंगे जर्नल रिजर्व में। तो आप यहाँ पे आओगे, इंप्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग 20,000, 20 लाख 20 लाख। फिर ये पैसा ये वाला ट्रांसफर होगा पीएनएल में, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंप्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस 20 लाख 20 लाख। फिर 31 मार्च 2020 को आओगे, 31 मार्च 2020 खर्चा बुक करना है 20 लाख का, बुक करोगे। इंप्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग 20 लाख 20 लाख। फिर 31 मार्च 2020 में इस पैसे को ट्रांसफर करोगे पीएनएल में,
तो P&L अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक कंपनसेशन अकाउंट 20 लाख 20 लाख। 31 मार्च 2021 को भी सेम आप देखोगे, यहाँ पे एक्सपेंस रिकॉग्निशन है 5 लाख का, तो सेम एंट्री होगी, ये दोनों एंट्री रिपीट होगी ऊपर वाली, तो दोनों एंट्री रिपीट की, 5 लाख का अमाउंट लिखा। अगर यहाँ पे माइनस में आता, अगर आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते तो ये दो एंट्री नहीं आती, सीधा एक एंट्री आती, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, और जो भी अमाउंट आता है वो आप लिख देते। अब 31 मार्च 2021 को मेरे 7000 ऑप्शन एक्सरसाइज हुए, तो उसकी एंट्री करेंगे। बैंक में पैसा आएगा 7000 से 400 के रेट से, क्योंकि एक्सरसाइज प्राइस 400 थी। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट करेंगे 7000 मल्टीप्लाई बाय 600, क्योंकि 600 आपकी वैल्यू ऑफ ऑप्शन है, और इक्विटी शेयर कैपिटल फेस वैल्यू से जाएगा, और जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है वो मैंने बताया था मार्केट प्राइस इज 1000 माइनस फेस वैल्यू, तो 990 के रेट से वो सिक्योरिटीज प्रीमियम आएगा। फिर आप इसकी एंट्री मारोगे। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आप देखो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट, आपने कितने से डेबिट किया 42 लाख, यानी आपने इतना पैसा यूज कर लिया, तो आप स्टेटमेंट में जाना और वहां पे आप 42 लाख माइनस में लिखना, ठीक है। फिर आप इसको सॉल्व करना, 45 लाख माइनस 42 लाख, आंसर क्या आया 3 लाख, यानी 3 लाख का बैलेंस अभी भी इस अकाउंट में बचा हुआ है। इस 3 लाख को कहां ट्रांसफर कर देंगे, जनरल रिजर्व में। तो अब जाओगे यहाँ पे और एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व 3 लाख 3 लाख। ये था आपका इक्विटी सेटल प्लान खत्म, ठीक है, समझा। थोड़ा पानी पी लो, मैं भी पी के आता हूँ, आप भी पी लो। पी लिया पानी वानी, पानी वानी पीते रहो एकदम, जल ही जीवन है। हाँ सर, वेरी नाइस। ये हो गया, ये मैं बाद में कराता हूँ, पहले आपको कैश सेटल बता देता हूँ। कैश सेटल में क्या करना है देख लो। नया डिस्कशन नोट्स ही ले लेता हूँ। कैश सेटल पढ़ेंगे, कैश सेटल। देखो कैश सेटल क्या होता है ना, वो देखो। ईसॉप के अंदर दो तरह के सेटलमेंट होते हैं, एक इक्विटी सेटल, एक कैश सेटल। जो इक्विटी सेटल है, इसका मतलब क्या होता है कि एट द ईयर एंड जब वो पर्सन ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा तो वो बोलेगा बदले में मुझे आप इक्विटी शेयर दे दो। लेकिन इसका एक दूसरा तरीका भी होता है कि हम क्या पूछते हैं एम्प्लॉय को, सच में इक्विटी शेयर चाहिए क्या? आप बोलोगे हाँ इक्विटी शेयर, तो बोलेगा कैश मिलेगा चलेगा क्या? बोलेगा हाँ चलेगा, क्यों नहीं, अच्छी बात है ना, मैं इक्विटी शेयर लूं, इससे बेटर मैं कैश ले लेता हूँ, टेंशन ही खत्म। तो ईसॉप के अंदर एक और ऑप्शन होता है कि आपको इक्विटी शेयर ना देके आपको कैश में पैसा दिया जाए। लेकिन जब कैश में पैसा देते हैं ना, तो दो तीन चीजें बदल जाती है। सबसे पहली बात तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू ऑफ ऑप्शन नहीं निकलता। यहाँ पे हम लोग जो ऑप्शन दे रहे हैं ना, जो ऑप्शन दे रहे हैं ना सामने वाले को, उसका हम लोग फेयर वैल्यू निकालते हैं। और ये क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि हर अकाउंटिंग ईयर के एंड में या फिर जब जब एम्प्लॉय ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा तब तब डेट की फेयर वैल्यू दी होगी कि इस ऑप्शन की फेयर वैल्यू मार्केट में इतना है, इस ऑप्शन का फेयर वैल्यू इतना है, ये जो ऑप्शन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन है इसका फेयर वैल्यू इतना है। तो सामने वाला क्या बोलता है पता है, ये जो भी एम्प्लॉय है ना, ये बोलता है कि जो फेयर वैल्यू चल रही है ना, मुझे उसके हिसाब से पैसा दो। तो हम लोग एज एन कंपनी भी क्या करती है, जो अकाउंटिंग करती है ना, वो भी फेयर वैल्यू का जो अमाउंट आ रहा है ना उसके हिसाब से अकाउंटिंग करती है। हम लोग नहीं कंपेयर करते एक्सरसाइज प्राइस, जैसे हम लोग इक्विटी सेटल में क्या कर रहे थे, एक्सरसाइज प्राइस दे रहे थे, मार्केट प्राइस दे रहे थे, फिर इन दोनों को कंपेयर करके हम लोग क्या निकाल रहे थे, वैल्यू ऑफ ऑप्शन, ये निकाल लेते हैं। यहाँ पे ये सब कुछ नहीं करना, यहाँ पे एकदम सिंपल। यहाँ का टाइमलाइन देखो कैसे चलता है, ये टाइमलाइन है, यहाँ पे वेस्टिंग पीरियड खत्म हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ईयर 1 ईयर 2 चलेगा, सपोज कर लो ईयर 1 ये ईयर 0 होगा, ये ईयर 1 होगा, ये ईयर 2 होगा, ये ईयर 3 होगा। इसके बाद आपका एक्सरसाइज पीरियड चालू होगा, यहाँ पे भी ईयर 5 आएगा, यहाँ पे भी ईयर 6 आएगा। अब यहाँ पे क्या होता है ना, आप ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 यहाँ पे आप खर्चा बुक करते हो, लेकिन जो खर्चा बुक करते हो वो फेयर वैल्यू के बेसिस पे बुक करते हो। इसके बेसिस पे मतलब हर एक अकाउंटिंग ईयर पे अलग अलग आपको फेयर वैल्यू दी हुई होगी। यहाँ पे जो आप खर्चे बुक करते हो ना, उसको आप 3 साल में डिस्ट्रीब्यूट करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका वेस्टिंग पीरियड 3 साल का है, तो इस खर्चे को आप 3 ईयर जैसे आप करे आ रहे हो ना, वैसे ही आप डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी डिवाइड बाय नंबर ऑफ वेस्टिंग पीरियड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स कंप्लीटेड। बट
जैसे ही वेस्टिंग पीरियड खत्म होता है उसके बाद क्या स्टार्ट होता है, एक्सरसाइज पीरियड। एक्सरसाइज पीरियड में क्या होता है, रीमेजरमेंट चालू होता है। क्या चालू होता है, रीमेजरमेंट। तब यहां पे भी हम लोग एक्सपेंस को या तो बुक करते हैं, बुक करना यानी वो दो एंट्रीज पास करते हैं, या तो रिवर्स करते हैं। रिवर्स करना यानी क्या हो गया, रिवर्स करना यानी जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। क्यों सर, ऐसा क्यों करते हैं? अरे सिंपल सी बात है ना, अगर यहाँ पे फेयर वैल्यू कम हो गया तो क्यों लाइबिलिटी में क्यों पैसा अटका के रखने का, कम करो ना। सर फेयर वैल्यू बढ़ गया तो खर्चा बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए कैश सेटल थोड़ा सा अलग चलता है। इक्विटी सेटल समझाना, बस कैश सेटल क्या होता है एक एग्जांपल करता हूँ, आपको चीजें समझ जाएगी। पहले एक बार जनरल एंट्री दिखा देता हूँ, फिर एक एग्जांपल कर लेता हूँ, एग्जांपल का सॉल्यूशन आपको समझ जाएगा तो समझ जाएगा कि कैसे कैश सेटल होता है। ये दोनों ही क्वेश्चन आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, लिंक डाल दूंगा, तो ये दोनों क्वेश्चन आप वहां से रेफर कर सकते हो, इक्विटी वाला एंड कैश सेटल वाला। ठीक है, आइए देख लेते हैं। देखो ये छोड़ो, यहाँ पे कैश सेटल ऑप्शन के अंदर जो कुछ एंट्रीज है, जैसे एंट्री नंबर 1 और 2। एंट्री नंबर 1 और 2 क्या था, इक्विटी वाले का एक्सपेंस बुक किया और एक्सपेंस को पीएनएल में ट्रांसफर किया। 3 में क्या था, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया, तो वो सेम है। बस फोर्थ एंट्री, जब आप लायबिलिटी की पेमेंट करोगे तो आपके बैंक से पैसा जाएगा और ESOO अकाउंट डेबिट होगा। तो ESOO अकाउंट को डेबिट करेंगे और बैंक से पैसा देंगे, उसके अंदर क्या अमाउंट में लिखेंगे, नंबर ऑफ ऑप्शन एक्सरसाइज मल्टीप्लाई बाय फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइज। तो जब वो एक्सरसाइज कर रहा है उस टाइम फेयर वैल्यू कितनी है, अगर मिड ऑफ द ईयर में एक्सरसाइज किया तो मिड ऑफ द ईयर में फेयर वैल्यू कितनी है, उस फेयर वैल्यू को आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ एंट्री सेम बैलेंस ट्रांसफर की एंट्री करना, फिफ्थ एंट्री भी सेम है, बैलेंस जो ट्रांसफर होगी उसकी एंट्री करना। तो इसके अंदर ये सब सेम होता है। और मैं आपको क्वेश्चन एक रेफर करा देता हूँ, क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन देख लो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और इससे आपका कैश सेटल वाला कंसेप्ट खत्म हो जाएगा और आपका ईसॉप खत्म हो जाएगा। फिर देख लो क्वेश्चन नंबर 6। ए लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2001 को 10,000 ऑप्शन ग्रांट टू एम्प्लॉय, वेस्टिंग पीरियड उसकी 2 इयर्स थी। फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन, अब देखो फेयर वैल्यू ऑप्शन दिया अलग अलग डेट में, 1 अप्रैल को 90 है, 1 जून को 95 है, 31 मार्च को 120 है, 1 सितंबर 2002 को 150 है, और 31 मार्च 2002 को 300 ऑप्शन लैप्स्ड होगा। ठीक है, 31 मार्च 2003 को 95 फेयर वैल्यू और उस दिन 150 ऑप्शन लैप्स्ड हो गए। ठीक है, 31 मार्च 2004 को 130 है और 30 जून 2004 को 100 है और उस दिन 9000 ऑप्शन को एक्सरसाइज किया गया। ठीक है, यहां तक चीजें समझी, हाँ जी यहां तक चीजें समझ गई। एंड लास्ट में सॉल्व क्वेश्चन बाय यूजिंग कैश सेटल गिव जर्नल एंट्रीज। अब मैं क्या करूंगा, इन सारे डेटा को मैं लाइन में ड्रॉ कर दूंगा। तो देखो मैंने लाइन में ये सारे डेटा को ड्रॉ कर दिया कि वेस्टिंग पीरियड था 2 साल का, यहां से लेके यहां तक, 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2001 1 साल हुआ, 31 मार्च 2002 2 साल हुआ, एंड 31 मार्च 2003, 1 मिनट रुको, 2001 2001 2 3 2 साल का तो हुआ वेस्टिंग पीरियड। 1 अप्रैल 2002 2001 2002, 1 मिनट रुको, सॉरी वो गलत वाले सॉल्यूशन पे लेके गया था, ये रहा इसका राइट सॉल्यूशन। तो देख लो ये एक है, तो 1 अप्रैल 2001 को ऑप्शन इतने एक्सरसाइज किए, 31 मार्च 2002 आया, 31 मार्च 2002 जिसका फेयर वैल्यू कितना था 120। सर ये बीच में है, ये 1 जून 2002 को, इसको इग्नोर करना है, कंफ्यूज करने के लिए दिया होता है। ठीक है, ये यहाँ पे काम नहीं आएगा। तो 30 आपको ईच अकाउंटिंग ईयर में एक्सपेंस बुक करनी पड़ती है। 31 मार्च 2003 के दिन फेयर वैल्यू कितनी थी 95, ये तो यहाँ का फेयर वैल्यू 120 है, 300 ऑप्शन लैप्स्ड हुआ। 2002 को फेयर वैल्यू कितनी थी 120 और 300 ऑप्शन लैप्स्ड हो गए। फिर 31 मार्च 2003 को फेयर वैल्यू कितना था 95 और कितने ऑप्शन लैप्स्ड हो गए 150, तो 95 फेयर वैल्यू था और 150 ऑप्शन लैप्स्ड हो गए। फिर उसके बाद कहानी थमती नहीं है, कहानी आगे बढ़ती है एक्सरसाइज पीरियड में। एक्सरसाइज पीरियड में यहाँ पे हमको रीमेजर करना पड़ता है। तो 31 मार्च 2004 को फेयर वैल्यू थी 130, वो मैंने लिख दिया, एंड 30 जून 2004 को 100 रुपीज की फेयर वैल्यू थी, 9000 ऑप्शन ग्रांटेड थे, तो 100 रुपीज की फेयर वैल्यू थी एंड 9000 ऑप्शन एक्सरसाइज किए गए। अब क्या करना है, खर्चे बुक करने, एकदम सिंपल। तो देख लो, जब तक वेस्टिंग पीरियड चल रहा है तब तक मल्टीप्लाई बाय
नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीटेड टिल डेट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। लेकिन जैसे वेस्टिंग पीरियड खत्म होता है आपको डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय ऐसा कुछ नहीं करना, टोटल खर्चा निकालना है। तो देखो देखो 2002 को 10,000 ऑप्शन थे और इस दिन 300 ऑप्शन लैप्स्ड हो गए, तो वो मैंने माइनस किया। फेयर वैल्यू कितना है 120, तो इस ईयर का आपको फेयर वैल्यू देना है। सर यहाँ पे कुछ वैल्यू ऑफ ऑप्शन ये सारी चीजें नहीं निकालनी, नहीं, कैश सेटल में आपको ईच अकाउंटिंग ईयर का फेयर वैल्यू कंसीडर करना है, ठीक है। तो इस ईयर में फेयर वैल्यू कितना है 120 लिया। अब यहाँ तक साल कितने खत्म हो गए, 1 साल, तो 1 साल लिख दिया, और टोटल कितने साल है 2 साल, 2 साल नीचे लिख दिया। इस पूरे को आप सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा 580, ठीक है। आने के बाद आपने देखना है कि इसके पहले कोई खर्चा रिकॉग्नाइज किया है क्या, जी नहीं, खर्चा रिकॉग्नाइज नहीं किया, इट इज 0, तो आंसर आएगा 580, ठीक है। एक बार चाहिए तो देख लेते हैं सॉल्व करके, नहीं है 9700 मल्टीप्लाई बाई 120 मल्टीप्लाई बाय 120 डिवाइड बाई 2, 582। अब जैसे आपने यहाँ पे 582 लिखा, इस 582 को आपका स्टेटमेंट बनाना है और स्टेटमेंट में जाके लिखना है ईयर अमाउंट क्यूमुलेटिव। तो 2002 को आपने 582 रिकॉग्नाइज किया और क्यूमुलेटिव में भी कितना आ जाएगा, क्यूमुलेटिव में भी 582 आ जाएगा। फिर आप अगले साल जाओगे 2003 में, 2003 में आओगे और यहाँ पे देखोगे यहाँ पे 150 ऑप्शन लैप्स हो रहा है और पहले 300 ऑप्शन ऑलरेडी लैप्स, तो दोनों को माइनस करेंगे, 10,000 माइनस 300 माइनस 150, और इस दिन फेयर वैल्यू कितनी है 95 की है, तो यहाँ पे आपका 95 आएगा डिवाइड बाय 2 इयर्स मल्टीप्लाई बाय 2 इयर्स, क्योंकि टिल कंप्लीटेड इयर्स यहाँ से लेके यहाँ तक कितने टाइम हो गए 2 साल हो गए, तो आपको 2 साल लिखना है एंड डिवाइड बाय 2 साल। इस पूरे को आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 907250। क्या ऑलरेडी खर्चे रिकॉग्नाइज है, यस। ईयर 1 में जाके देखना क्यूमुलेटिव में 5,82,000 ऑलरेडी रिकॉग्नाइज है, तो आपको 5,82,000 माइनस करना है। अब दिस माइनस दिस करोगे आपका ये आंसर आएगा पॉजिटिव, और अगर ये आंसर पॉजिटिव आया इसका मतलब क्या करना है, एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करना है। एक्सपेंस क्या करना है, रिकॉग्नाइज करना है। यहाँ पे भी 582 क्या करेंगे, एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है। अब आप जैसे ये खत्म होता है ना, देखो एक अकाउंटिंग ईयर और आता है, यहाँ पे ना रीमेजर करना चालू कर दे। अब यहाँ पे खर्चे बुक कब करेंगे, अगर ये पॉजिटिव आया तो खर्चे बुक करेंगे और नेगेटिव आया तो जीआर में ट्रांसफर करेंगे। तो 31 मार्च 2004 पे जाएंगे, रीमेजरमेंट होगा 31 मार्च 2004 को कि हम लोग की लायबिलिटी अब कितनी बन रही है। अगर फेयर वैल्यू 130 हो गया, अगर इस दिन पे लोग मुझसे आके पैसे मांगने लगे एम्प्लॉय, तो मुझे कितना पे करना पड़ेगा, तो मैं बोलूंगा 10,000 शेयर से, ये भी लैप्स हो गया, ये भी लैप्स हो गया, और फेयर वैल्यू इस दिन कितनी है 130, तो मैं 130 से मल्टीप्लाई करूंगा, इस पूरे को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, मुझे आंसर मिलेगा 1241,500, यानी इतना मुझे पैसा दे रहा है। ऑलरेडी देखेंगे कितना रिकॉग्नाइज है, आप स्टेटमेंट में जाओगे तो ऑलरेडी इतना रिकॉग्नाइज्ड है, तो आपने वो माइनस करना है, यानी आपको ये अमाउंट पॉजिटिव में आया। अब ये अमाउंट पॉजिटिव में आया मतलब इसका भी क्या करना पड़ेगा आपको, एक्सपेंस रिकॉग्नाइज, यानी इसका भी खर्चा क्या करना पड़ेगा आपको, रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो 334 250 और 2 एंट्रीज पास करके ये भी खर्चा रिकॉग्नाइज करना होगा। एंट्रीज अभी हम लोग देखेंगे, डोंट वरी, आपको ये स्टेटमेंट बनाते हुए चलना चाहिए, अब तक आप यहाँ के स्टेटमेंट तक पहुंच जाओगे। उसके बाद जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं। जर्नल एंट्रीज द बुक्स ऑफ M2 31 मार्च 2002 को सेम एंट्री होगी, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी 582 ये वाला अमाउंट है, 582 दोनों बार एक अमाउंट क्रिएट करने की, खर्चा बुक करने की और दूसरा ट्रांसफर करने की। फिर 2003 में भी सेम एंट्री पास करेंगे दोनों, और अमाउंट में लिख देंगे ये वाला अमाउंट। सेकेंड ईयर का अमाउंट कितना आ रहा था, ये वाला अमाउंट, सेकेंड ईयर का अमाउंट लिख देंगे हम लोग 325,250 और पैसा पीएनएल में ट्रांसफर किया। अब जब 2004 की बारी आएगी तो अब 2004 में देखना रीमेजरमेंट किया और यहाँ पे आंसर पॉजिटिव में आया, यानी ये भी खर्चा बुक करना है, तो इतने अमाउंट का सेम 2 एंट्री पास करेंगे फिर से और 2 एंट्री खर्चा बुक कर देंगे। उसके बाद आप देखोगे आपको यही फ्लो करते जाना, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। फिर यहाँ पे देखो 9,000 ऑप्शन एक्सरसाइज हुए, एक्सरसाइज की एंट्री करेंगे 9,000 ऑप्शन, और 9,000 ऑप्शन जिस दिन एक्सरसाइज हो रही थी उस दिन आपका जो फेस वैल्यू था, वो फेयर वैल्यू था, वो 100 रुपीज था। तो देख लो, जब फेयर वैल्यू 100 रुपीज था तो बैंक से पैसा जाएगा 9,000 ऑप्शंस पे 100 के हिसाब से 9 लाख, और आपका एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी अकाउंट डेबिट होगा, यानी वो कम होगा, इसको यूज करके इसको पैसा देंगे। अब ये जो 9 लाख आपने डेबिट किया, आपको स्टेटमेंट में जाना है और स्टेटमेंट में माइनस में लिखना है, क्योंकि आपने इसको कम किया। जैसे आप माइनस में लिखोगे
दिस माइनस दिस करोगे, आपका आंसर आएगा 341,500, और ये जो पैसा बच गया इसको आप ट्रांसफर करोगे जीआर के अंदर। तो जर्नल रिजर्व की एंट्री लास्ट वाली हो जाएगी आपकी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट लायबिलिटी डेबिट टू जर्नल रिजर्व अकाउंट 341,500 341,500। आई होप आपको ये क्लियर हो। एक बात यहाँ पे बस ये याद रखना कि मान लो ये जो एक्सपेंस रिकॉग्निशन किया है, ठीक है, सपोज करो ये ऐसा ना हो, अब ये 1241,500 आया है ना, लेट मी सपोज करो 1241,500, ठीक है, चलो इधर ऐसे ही देखो, छोड़ो 1241,500 आता, ठीक है, बट अब तक का जो खर्चा बुक किया है ना वो 15 लाख रुपए का मान लो बुक किया है, सपोज, हाँ एग्जाम्पल। तो जब आप इसको माइनस करोगे ना 1241 15 लाख, तो 1241,500 माइनस 15 लाख, तो आपका आंसर आएगा 258,500। तो ये आंसर आपको माइनस में आएगा। तो जब माइनस में आएगा ना तो आपको क्या करना है, अमाउंट जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो उस केस में ना आपको यहाँ पे एक एंट्री मारनी पड़ेगी, जो ईयर थ्री में हम लोग ने ये वाली एंट्री मारी ना, वापस से 2 एंट्री मारी ना, तो उसके जगह पे आपको सिर्फ एक ही एंट्री मारनी पड़ेगी। वो एक एंट्री कौन सी मारनी पड़ेगी, वो एक एंट्री आपको ये मारनी पड़ेगी कि ई एस डबल अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा और टू जनरल रिजर्व करना पड़ेगा, और वो दो एक्स्ट्रा 2 एंट्री मारी वो मारने की जरूरत नहीं, और अमाउंट में ये लिखना पड़ेगा। तो वो चीजें भी मैंने आपको यहाँ पे क्लैरिफाई कर दी, ठीक है, समझा। तो इसी के साथ एक चीज और है, वो देख लो, लास्ट चीज, ये देखो सेटलमेंट कैसे होता है शेयर बेस्ड पेमेंट का। एक तो इक्विटी सेटल होता है, यानी हम लोग एम्प्लॉय क्या रिसीव करता है, शेयर। दूसरा होता है कैश सेटल, यानी एम्प्लॉय को क्या मिलेगा, कैश मिलेगा। इस केस में हम लोग लायबिलिटी क्रिएट करते हैं फेयर वैल्यू के हिसाब से, और जो भी एंटरप्राइज है उसको रीमेजर करना पड़ेगा हर रिपोर्टिंग पीरियड पे सेटलमेंट के लिए। जो हम लोग अकाउंटिंग जैसी वेस्टिंग पीरियड खत्म हो रहा था हम लोग रीमेजर कर रहे थे। लेकिन एक दूसरा ऑप्शन ऐसा होता है, अगर मान लो सामने वाले को पता ही नहीं है, तो एम्प्लॉय क्या करते हैं, जो भी एम्प्लॉयर होता है वो सामने वाले को क्या बोलता है, अगर आपको शेयर चाहिए मैं शेयर भी दे दूंगा, कैश चाहिए तो कैश भी दे दूंगा, यानी मैं आपको दोनों दूंगा। तो उस केस में क्या होता है, अंडर दिस आइदर एंटरप्राइज और एम्प्लॉय हैज अ चॉइस टू वेदर टू रिसीव कैश और शेयर्स। तो एम्प्लॉय को चॉइस देते हैं, आपको शेयर चाहिए तो शेयर ले लेना, कैश चाहिए तो कैश ले लेना। तो उस केस में सेटलमेंट कैसा होगा, जो कैश में होगा आपको सेम कैश सेटल वाला अप्रोच फॉलो करना है, यानी उसकी लायबिलिटी निकालनी है, और जो शेयर्स में होगा उसके लिए आपको लायबिलिटी क्रिएट करने की नहीं है, वो आप एट द एंड क्रिएट करके सॉल्व करना है। यानी इस वाले केस में क्या होता है, जहां पे हम लोग एम्प्लॉय को बोलते हैं अगर आपको कैश चाहिए तो कैश लेना, इक्विटी चाहिए तो इक्विटी लेना, तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग, जो अकाउंटिंग एंट्री है कैश सेटल मान के सॉल्व करते हैं, और जब वो सामने वाला इक्विटी मांगने आता है तो ईएस डब्ल्यू अकाउंट को डेबिट करना है, तो हम लोग वहां पे ईएस डब्ल्यू अकाउंट डेबिट करके उसको इक्विटी दे देते हैं। समझा। तो ये था हमारा पूरा ईसॉप का रिवीजन। कैसा लगा रिवीजन बताना, फीडबैक फॉर्म जरूर भर के, अगर टाइम मिले, देखो 10 सेकंड लगेगा आपका, बट आपका 10 सेकंड मेरे लिए बहुत वैल्यू प्रोवाइड करेगा, और जो आने वाले रिवीजन वीडियोस है उनको मैं और अच्छे से प्रिपेयर कर पाऊंगा। तो ये जो भी कंसेप्ट नोट्स है आपको लिंक में मिल जाएंगे। ये जो एग्जांपल्स है, जो दोनों क्वेश्चन है वो भी मैं आपको दूंगा, हो सके तो मैं ये पूरा पीडीएफ ही आपको दे दूंगा, जहां पे पूरा एक क्वेश्चन का सेट है, और दूसरे का जहां पे पूरा क्वेश्चन का पीडीएफ तो नहीं मिलेगा। एक मिनट रुक जाओ, मैं देखता हूँ जरा, 2 सेकंड देना मेरे को, करेक्शंस हुए हैं तो मिलेगा क्वेश्चन पेपर। हाँ ठीक है, तो मैं आपको ये दोनों दे दूंगा, क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन। तो आप लोग ये वाला भी रिफर कर लेना, और कंसेप्ट नोट्स भी देख लेना, रिवीजन वीडियो तो आप लोगों ने देख ही लिया है, कैसा है क्या है बताना। सो ख्याल रखिए आपका, अच्छे से मन लगा के पढ़िए। देखिए कुछ दिन बच्चे हैं आपके एग्जाम के, अच्छे से रिवाइज करिए और क्लियर कीजिए, आगे बढ़िए, बहुत आगे अपने को जाना है, यहाँ तक अपने को रुकना नहीं है, ठीक है। टिल देन सी कृष्णा गुप्ता इस साइनिंग ऑफ, और मिलते हैं अपने